नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर। यूपी बुलेटिन में बात होगी औरैया की, जहां ईद उल अजहा को लेकर जनपद में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। साथ ही बात होगी आजमगढ़ की, जहां मार्टिनगंज क्षेत्र में लगातार हो रही बिजली कटौती से आम जनता बेहाल है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर औरैया से है, जहां आगामी त्योहार ईद उल अजहा को लेकर जनपद औरैया में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इसी क्रम में सदर कोतवाली क्षेत्र सहित विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस ने पैदल गश्त और फ्लैग मार्च निकाला। आपको बता दें, जिला अधिकारी औरैया ब्रजेश कुमार के निर्देशन में सदर कोतवाली क्षेत्र के मुख्य बाजारों और प्रमुख स्थानों पर फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। वहीं फ्लैग मार्च का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक औरैया अभिषेक भारती ने किया। उन्होंने लोगों से अपील की कि त्योहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में भाईचारे के साथ मनाएं। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल भी ना दें और यदि कोई भ्रामक सूचना मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक औरैया आलोक मिश्रा, उप जिलाधिकारी औरैया अजय आनंद वर्मा सहित अन्य अधिकारियों भारी पुलिस बल मौजूद रहा। आज दिनांक 27 मई 2026 को ईद बकरीद से एक दिन पहले जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में मेरे द्वारा और एडिशनल एसपी साहब और समस्त पुलिस बल, एसडीएम सदर साहब, सीओ सदर साहब, सभी लोगों के साथ में यहाँ पे एक फ्लैग मार्च निकाला गया है। ये कस्बा खानपुर है और ये कोतवाली में आता है। इसी प्रकार से पूरे जनपद में फ्लैग मार्चेज आज किए जा रहे हैं। निर्देश जो जनता है उसके लिए एकदम स्पष्ट है, जो शांतिपूर्वक धार्मिक सौहार्द के साथ में सभी लोग अपना त्यौहार मनाएंगे और जो दिशा निर्देश हमें प्राप्त हुए हैं उन सबसे सभी को सेंट्रल पीस कमेटी बैठक में अवगत करा दिया गया है और सभी से अपेक्षा की जा रही है कि सभी उसका 100% अनुपालन करेंगे। प्रशासन यहाँ पे आपकी सुरक्षा के लिए और पुलिस वहाँ पे मौजूद रहेगी और इस त्यौहार को हम लोग सकुशल संपन्न कराएंगे। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। खबर आजमगढ़ से है, जहां तहसील मार्टिनगंज क्षेत्र में लगातार हो रही बिजली कटौती से आम जनता परेशान है। भीषण गर्मी में स्थिति और अधिक गंभीर हो गई है, जिससे लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। वहीं अस्पताल, बैंक, स्कूल, तहसील ब्लॉक और बाजार तक बिजली संकट की चपेट में है, लेकिन जिम्मेदार विभाग अब तक ठोस समाधान नहीं ले सका है। और इसी समस्या को लेकर अखिल भारतीय राजभर संगठन के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर पंचम राजभर ने ऊर्जा मंत्री को ज्ञापन सौंपकर मार्टिनगंज क्षेत्र में 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 28 मई तक बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो विद्युत उपकेंद्र मार्टिनगंज पर आमरण अनशन किया जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या मार्टिनगंज क्षेत्र की जनता को जल्द राहत मिलेगी या बिजली संकट यूं ही जारी रहेगा। आपने अनिश्चितकालीन आमरण अनशन का जो है नोटिस दिया है, क्या मामला है? देखिए, ऐसा है, जनपद आजमगढ़ के फूलपुर डिवीज़न में मार्टिनगंज पावर हाउस है। अब इस पावर स्टेशन पे आए दिन बिजली की कटौती, जर्जर तार, जर्जर पोल और जर्जर उपकरण। हम लोग 3-4 साल से मांग कर रहे हैं कि ये इसको दुरुस्त कराया जाए और विद्युत आपूर्ति जिससे सही हो। पैसा भी आवंटित हुआ नहीं हुआ, लेकिन 3 साल से चल रहा है मामला। कुछ कराते हैं लोग काम, कुछ छोड़ देते हैं। तो आज की स्थिति यह है, गर्मी में तो पूरा प्रदेश बेहाल है, यहाँ भी हम लोग बेहाल हैं और यहाँ पे 18 घंटे विद्युत आनी चाहिए नियमानुसार। अब 18 घंटे में 13-14 घंटे बिजली मिलती है। कहीं ब्रेकडाउन है तो कहीं फला जगह तार के, मतलब 2 घंटा 3 घंटा बिजली जानी है। अब गर्मी की हालत को देखते हुए हम लोगों ने मांग किया कि यहाँ पे बिजली लगनी चाहिए, 24 घंटे होनी चाहिए, जबकि 2023 में हुआ। हम लोगों ने, मैंने अनुरोध किया था कि 2023 में भी हुआ, 2024 में भी हुआ, एक महीने के लिए। तो हम लोग ये भी कर रहे हैं कि अगर जब तक व्यवस्था नहीं सही हो पा रही तब तक हमको 24 घंटे की बिजली दी जाए। अगर नहीं सुनते तो यहाँ तमाम जनप्रतिनिधि बैठे थे, हम लोगों ने निर्णय लिया, किसी राजनीतिक दल से हमारा कोई उस तरह का सरोकार नहीं कि नहीं हम लोग किसी दल के प्रति निष्ठावान होकर कोई कार्यक्रम रख रहे हैं, कुछ नहीं। ये पूरे जन समुदाय का मामला है, जनहित का मामला है, लोकहित का मामला है और तमाम जनप्रतिनिधि सहयोग कर रहे हैं कि अगर विभाग द्वारा कोई निर्णय 27 तारीख तक नहीं लिया जाता तो 28-29 को हम लोग आमरण अनशन पे अनिश्चितकालीन के लिए बैठेंगे पावर हाउस पे।
हमने चेयरमैन साहब के यहाँ दिया था, चेयरमैन के यहाँ से फॉरवर्ड होके आया है एमडी साहब के यहाँ। कल मेरी चीफ साहब से भी बात हुई, एससी साहब से भी बात हुई आज कि भाई आप लोग कोई निर्णय लीजिए, नहीं तो हम लोग का 29 तारीख को भीषण गर्मी में भी बैठेंगे, आमरण अनशन करें अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है। और कोई व्यक्तिगत उसमें स्वार्थ नहीं है। जगह कौन सी निश्चित है? हमारा पावर हाउस स्टेशन के सामने बैठेंगे। हमने नोटिस दिया है, डीएम को दिया है, शासन को दिया है, जिला प्रशासन को दिया है, विभाग को दिया है, सबको दिया है। क्या लग रहा है, क्यों मतलब आपकी अब देखिए सकारात्मक वार्ता से तो सकारात्मक लग रहा है, लेकिन अब जब तक कोई पत्र जारी ना हो तब तक हम क्या कर सकते हैं। जब तक कोई पत्र जारी ना हो, विभाग की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिलता है, तब तक तो हम लोग यही है कि हम लोग बैठेंगे। लापरवाही कहाँ बरती जा रही है? लापरवाही देखिए, धन आवंटन होगा तो काम होगा। अब धन आवंटित विभाग को, जैसे अब यहाँ ट्रांसफार्मर की ले लीजिए, क्षमता वृद्धि के लिए इतना पत्र लिखा गया है, हर गांव में लगभग ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर है। कनेक्शन जब ज़्यादा हैं, उपभोग कम उत्पादन, उपभोग ज़्यादा उत्पादन कम है, तो कहाँ से ओवरलोड नहीं होगा। तो ये तो विभाग की भी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम इतना देखें कि अगर जहाँ क्षमता वृद्धि के लिए ट्रांसफार्मर का गया है, बिजनेस प्लान में तमाम योजनाएं हैं, उस योजना के तहत ये होना चाहिए, लेकिन वो भी कार्य नहीं हो पा रहा। कुछ तो हुए हैं, लेकिन अभी तमाम ऐसे ट्रांसफार्मर हैं, पूरे कंस्टिट्यूंसी की बात कर रहा हूँ या पूरे मैं इस पावर स्टेशन की बात कर रहा हूँ कि तमाम ऐसे गाँव हैं जहाँ आज भी क्षमता से ज़्यादा वहाँ पे अभी ट्रांसफार्मर जो तीसरे दिन चौथे दिन हमेशा जल रहे हैं। कितना विभाग लगवाएगा? जब तक क्षमता वृद्धि नहीं होगी तब तक तो मुश्किल सा। और जो पुराने तार, मैं तो बताऊं, हमारे भादव फीडर, बेलवाना फीडर पे जबकि लाइट लगी है तब का वो पुराना तार है। तो कहीं कहीं तो तार बदले हैं, कहीं कहीं पोल बदले हैं, लेकिन अभी लगभग 60% 70% तार पोल उसी तरह पुराने उपकरण जो लगते हैं, इंसुलेटर है, क्रॉस है, तमाम एचआर मिरर है, ये सब जो हैं वो अभी पुराने बदले नहीं गए हैं। तो इसलिए मेरी मांग है कि जो पुराने जर्जर तार हैं, जो पुरानी पोल हैं, जो पुराने उपकरण हैं, उसको बदल करके नया लगाया जाए। उसके लिए एस्टीमेट बनाया था, लोगों ने भेजा, सैंक्शन हुआ नहीं हुआ, वो विभाग बतावे। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता भास्कर की रिपोर्ट। खबर इगलास से है, जहां ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के संस्थापक स्वर्गीय बालेश्वर लाल की 39वीं पुण्यतिथि को ग्रामीण पत्रकारिता दिवस के रूप में इगलास स्थित प्रकाश कॉन्वेंट स्कूल में गरिमामय ढंग से मनाया गया। कार्यक्रम में विचार गोष्ठी और सम्मान समारोह आयोजित हुआ। मुख्य वक्ता मंडल अध्यक्ष राजनारायण सिंह ने कहा कि ग्रामीण पत्रकारिता के बिना लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बिल्कुल अधूरा है। उन्होंने स्वर्गीय बालेश्वर लाल को ग्रामीण अंचलों की आवाज़ को मुख्य धारा से जोड़ने वाला महान व्यक्तित्व भी बताया। कार्यक्रम का संचालन मंडल महामंत्री योगेश कौशिक ने किया, जबकि सुनील गुप्ता ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार इंद्रजीत प्रेमी और शिवोम शर्मा को स्वर्गीय बालेश्वर लाल पत्रकारिता सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया। उन्हें प्रशस्ति पत्र और सम्मान प्रदान किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पत्रकार और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इगलास से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। खबर आजमगढ़ से है, जहां थाना गंभीरपुर पुलिस व एसटीएफ प्रयागराज की संयुक्त कार्यवाही में गैंगस्टर एक्ट में वांछित 50,000 रुपए का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है। ये शातिर चोर गिरोह का सक्रिय सदस्य बताया जा रहा है। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी सदर आस्था जायसवाल ने जानकारी दी। आज दिनांक 27/5/2026 को थाना गंभीरपुर एवं प्रयागराज एसटीएफ की संयुक्त टीम के द्वारा एक 50,000 का इनामी है जो गैंगस्टर एक्ट में वांछित था, जिसका नाम अब्दुल वाहिद पुत्र शेर अली, जो मुस्लिम पट्टी थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ का रहने वाला था, उसे गिरफ्तार किया गया है। उसके ऊपर चोरी, नकदजनी सहित कई अन्य धाराओं में मुकदमे पंजीकृत थे। उसके पास से एक मोबाइल फोन एवं कुछ नकदी बरामद हुई है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई कर रही है। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता भास्कर की रिपोर्ट। खबर देवरिया से है, जहां जिलाधिकारी मधुसूदन हुलगी ने बुधवार सुबह 10 बजे से पहले ही चकरवा भूस स्थित निर्माणाधीन सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय भवन का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने निर्माण कार्य की प्रगति और गुणवत्ता का जायजा लेते हुए कार्यदायी संस्था को सख्त निर्देश दिए कि सभी कार्य गुणवत्ता मानकों के अनुसार ही पूरे किए जाएं। उन्होंने ये भी स्पष्ट कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या मानकों से समझौता बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा। जानकारी के अनुसार 10 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत से बन रहे
इस भवन में अब तक लगभग 7 करोड़ रुपए की धनराशि अवमुक्त हो चुकी है और करीब 80% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। शेष 3 करोड़ 61 लाख रुपए की धनराशि के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। कार्यदायी संस्था CNDS के अधिकारियों ने बताया कि शेष धनराशि मिलते ही निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। निरीक्षण के दौरान DSTO मृत्युंजय चतुर्वेदी, CNDS के परियोजना प्रबंधक मनीष चंद्र सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता रवि प्रकाश बादल की रिपोर्ट। खबर गाजियाबाद से है, जहां कोड़ा थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 4 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से चोरी की 8 मोटरसाइकिल, 1 स्कूटी और 1 वैगनार कार बरामद की गई है, जिसका उपयोग वारदातों में किया जाता था। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कुंगाल, रम, टीटू और ललित चौहान के रूप में हुई है। ये सभी आरोपी दिल्ली, गाजियाबाद और आसपास के क्षेत्रों से वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वो मिलकर बाइक चोरी करते थे और बाद में चोरी के वाहनों को अलग अलग स्थानों पर छिपाकर बेचते भी थे। बरामद वाहनों में कई बाइक दिल्ली और गाजियाबाद से चोरी की बताई जा रही हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस इन गिरोह के अन्य सदस्यों और चोरी के वाहनों के खरीदारों की तलाश में जुटी हुई है। सब वाहन चोर गैंग पकड़ा गया है, किस तरीके से कितने लोग पकड़े गए हैं और कहाँ कुछ कमिश्नरेट गाजियाबाद में अपराध तथा अपराधियों के प्रति कड़ी कार्रवाई के क्रम में थाना क्षेत्र खोड़ा की पुलिस टीम के द्वारा आज चेकिंग के दौरान 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ के क्रम में ज्ञात हुआ है कि ये एक अंतर्राज्यीय दुपहिया वाहन चोर गिरोह है और ये दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद अन्य स्थलों पर वाहन चोरी की घटनाएं करते हैं। पूछताछ के क्रम में इन्होंने अपना नाम कुणाल, रमन, टीटू और ललित बताया है। इसमें टीटू के ऊपर पूर्व के ही वाहन चोरी के मुकदमे पंजीकृत हैं तथा ये गैंगस्टर में भी इनका चालान हो चुका है। इन चारों की निशानदेही के आधार पर इनसे कुल 9 दुपहिया वाहन बरामद किए गए हैं, जो कि विभिन्न मुकदमों से कनेक्टेड हैं। इसमें जो 9 वाहन बरामद किए गए हैं विभिन्न मुकदमों से कनेक्टेड हैं तथा इनसे पूछताछ साक्ष्यों के आधार पर पूरे प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इसमें इनके कब्जे से एक वैगनार कार को भी बरामद किया गया है, जिसे ये वाहन चोरी की घटना के दौरान प्रयोग में लाते थे। सभी तथ्यों पर गहनता से जानकारी की जा रही है। सर, किस तरीके चलाते थे इन चोरी के वाहनों को, किस तरह छुपाया जाता है? ये चोरी के वाहनों को चोरी करने के उपरांत ये बेचते थे तथा उससे ही जो पैसे मिलते थे उससे अपना आमदनी का जरिया बनाते थे। ये किस स्थलों पर बेचते थे तथा किस प्रकार से इसको खपाते थे, इसकी जानकारी की जा रही है। सर, क्या तरीका था? ये वैगनार कार से ही रेकी करते थे और उसके दौरान जो इनको बाइक सुनसान क्षेत्र में या अलग से खड़ी हुई दिखाई पड़ती थी, उसको ये चोरी करके ले जाते थे। इनके शैक्षिक योग्यता के संबंध में जानकारी की जा रही है। कब से लोग चोरी कर रहे हैं, कहाँ का लोग चोरी कर रहे हैं? जो अभी तक जो वाहन बरामद हुए हैं उसके आधार पर नोएडा, दिल्ली तथा गाजियाबाद में मुकदमे दर्ज हैं और जैसे कि इनका पूर्व का भी आपराधिक इतिहास है, तो घटना कब से की जा रही है इसके संबंध में जानकारी की जा रही है। सर, कौन कौन सा घटना और क्या टीटू के ऊपर ही आपराधिक इतिहास पूर्व का मिला है। टीटू के द्वारा ही इनको एकत्रित किया गया था और ये घटनाएं कारित की जा रही है। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से है, जहां अवैध खनन के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान के तहत पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 दिनों में कुल 71 वाहनों को सीज कर दिया। सीज किए गए वाहनों में 45 ट्रैक्टर ट्रॉली, 12 लोडर, 4 जेसीबी, 7 डंपर, 1 ट्रक, 1 पिकअप और 1 मोटरसाइकिल भी शामिल है। अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने नदी तटों, खनन प्रभावित क्षेत्रों और निर्माण स्थलों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस दौरान वाहन चालकों से खनन अनुमति और परिवहन से जुड़े दस्तावेज मांगे गए। संतोषजनक कागजात प्रस्तुत न किए जाने पर सभी वाहनों को मौके पर ही सीज कर दिया गया। पुलिस प्रशासन का कहना है कि अवैध खनन से जहां एक ओर सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंच रहा है, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण पर भी गंभीर असर पड़ रहा है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि वो अवैध खनन के खिलाफ ये अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। किसी भी सूरत में नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अवैध खनन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत कल 26/27 की रात्रि में पुलिस एवं प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में कुल 71 वाहन सीज हुए जो अवैध खनन में लिप्त थे। विभिन्न थाना क्षेत्रों में 45 ट्रैक्टर ट्रॉली, 12 लोडर, 4 जेसीबी, 7 डंपर, 1 ट्रक व 1 पिकअप व 1 दोपहिया वाहन को सीज किया गया है। इसी प्रकार 25/26 की रात्रि में भी
अवैध खनन में लिप्त 13 ट्रैक्टर, 7 लोडर, 2 जेसीबी और 2 डंपर सीज किए गए थे। पुलिस और प्रशासन की अवैध खनन के विरुद्ध यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता श्रवण की रिपोर्ट। खबर सुल्तानपुर से है, जहां दोस्तपुर थाना क्षेत्र के गोपालपुर खुर्द गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब 65 वर्षीय रामदयाल यादव का शव संदिग्ध परिस्थितियों में नहर किनारे मिला। मृतक पिछले 3 दिनों से लापता थे। जानकारी के अनुसार रामदयाल यादव कम किराए पर बैटरी सवारी गाड़ी चलाकर लोगों को सेवा प्रदान करते थे। वही परिजनों के मुताबिक वो 3 दिन पहले घर से निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। काफी खोजबीन के बाद भी उनका कोई पता नहीं चल सका। सूचना पर पहुंची दोस्तपुर पुलिस ने शव की शिनाख्त रामदयाल यादव के रूप में की और उसे कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के अनुसार मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई भी होगी। वहीं स्थानीय लोगों के मुताबिक मृतक शांत स्वभाव के थे और उनका किसी से भी कोई विवाद नहीं था। ऐसे में उनकी मौत को लेकर क्षेत्र में कई तरह की चर्चाएं बनी हुई हैं। आज दिनांक 27 मई थाना दोस्तपुर जनपद सुल्तानपुर के ग्राम गोपालपुर खुर्द के श्री कल्लू द्वारा सूचना दी गई कि उनके पिता की हत्या करके लाश खेत के पास डाल दी गई है, जिनका नाम श्री रामदयाल पुत्र सरजू यादव है। तहरीर प्राप्त हो गई है। सबको कब्जे में लेके पंचायतनामा भर के वास्ते पीएम भेजा जा रहा है। अभियोग पंजीकृत करके 2 टीमें घटना के अनावरण हेतु लगाई गई है। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां महंगाई और नीट पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकत्र होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन के बाद सपा कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर डीएम को ज्ञापन सौंपा और महंगाई पर तत्काल नियंत्रण लगाने तथा नीट पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच की मांग भी की। वहीं नेताओं ने आरोप लगाया कि लगातार बढ़ती महंगाई ने आम जनता, खासकर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की कमर तोड़ दी है, जबकि पेपर लीक जैसी घटनाएं मेहनती छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। कार्यकर्ताओं ने सरकार पर युवाओं और आम जनता की समस्याओं की अनदेखी का आरोप लगाते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और स्थिति पर नजर बनाए रखी। हम लोग बहुत समाजवादी पार्टी खासतौर से लेकर के महंगाई को लेकर के नीट के जो 22 लाख स्टूडेंट का युवाओं का भविष्य खतरे में है, उस चीज़ को लेकर के आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि जिससे कि इस चीज़ पर कंट्रोल हो जाए। डीजल पेट्रोल के दाम इस मई के महीने में 4 बार 7.5 रुपये लगभग बढ़ चुके हैं और जब डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो यकीनन हर चीज़ पर ही महंगाई बढ़ती है। तो समाजवादी पार्टी माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर जनता को किस प्रकार सहूलियत मिल सके, इस महंगाई से छुटकारा मिल सके, वैसे हमें ज़्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा फ़र्ज़ है कि हम लोग एक मेमोरेंडम लेकर के ये दबाव बनाना चाहते हैं कि जनहित में, जनता के हित में इस महंगाई को कम करा जाए। सरकार आज ये कहती है कि डीजल पेट्रोल के रेट इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि दुनिया स्तर पर जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से क्राइसिस है। मैं सवाल करना चाहता हूँ कि जब कच्चे तेल की कीमतें कम थी तब आपने तेल की कीमतें क्यों नहीं घटाई अगर आज बढ़ा रहे? तो इसलिए जनहित में आप लोग काम नहीं कर रहे। हमारी समाजवादी पार्टी की सभी माननीय सांसद, माननीय विधायक का जो प्रतिनिधिमंडल है, हमारा ये है कि इससे मेमोरेंडम के जरिए महंगाई को कम करने के लिए डीजल पेट्रोल की कीमतों को कम किया जाए। अच्छा, जैसा कि अभी जो वंदे मातरम गीत अनिवार्य कर दिया गया मदरसों में, उस पर आप क्या कहें? देखिए, ऐसा है, हम राष्ट्र के देश के प्रति वफादार हैं। ये हमें बार बार हमें देशभक्ति के लिए सबूत देने की ज़रूरत नहीं। और जहाँ तक राष्ट्रगान का मसला है, राष्ट्रगान को हम पूरी तरीके से हम राष्ट्रगान को गाते हैं और राष्ट्रगान का सम्मान भी करते हैं। कोई बात नहीं, जब इनका मुद्दा जो है इज्जतदार लोग हैं तो सवाल करें तो हम उनका माकूल जवाब देंगे। हमारा राष्ट्र और राष्ट्रगान राजनीति में बस फल है। आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, राष्ट्रगीत का जब संविधान सभा होती है तो हमें नहीं विरोध किया गया था। हमने नहीं किया नया कोई पहले से, और हमें राष्ट्रगीत से कोई आपत्ति नहीं है। सिर्फ उनके कुछ शब्द से आपत्ति है जो कि हमारी मजहबी आज़ादी में क्लेम करता है। हम ये चाहते हैं कि राष्ट्रगान का सम्मान होना चाहिए और राष्ट्र भक्ति इस चीज़ से, किसी चीज़ को बोलने से नहीं, ये हमारे दिल से, हमारे कारनामों से है। और ये हमारी देश की आज़ादी में हमारे सब लोगों ने, सारे धर्म के लोग थे लेकिन मुसलमान वर्ग भी पूरी तरह से साथ था। ये किसी को हमें सबूत देने की जरूरत नहीं है।
संभल से सी न्यूज संवाददाता राहुल पाठक की रिपोर्ट। खबर अमरोहा से है, जहां बकरीद को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आया है। जहां पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव और जिला अधिकारी नितिन गौड़ ने शहर में पैदल फ्लैग मार्च निकालकर अराजक तत्वों को सख्त संदेश दिया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि त्योहार के दौरान किसी भी स्थिति में सड़क पर नमाज अदा नहीं की जाएगी और प्रतिबंध पशुओं की कुर्बानी पर पूर्ण रोक रहेगी। साथ ही खुले में कुर्बानी करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। पुलिस अधीक्षक ने लोगों से शासन के निर्देशों का पालन करते हुए शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार मनाने की अपील की तथा कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मेरी सभी से ये अपील है कि जो कुर्बानियाँ होनी हैं वो कोई भी प्रतिबंधित पशु की किसी भी प्रकार से कोई कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। जो शासन के निर्देश हैं उन सभी का पालन होना चाहिए। जो कुर्बानी होनी है उसमें कुर्बानी खुले में नहीं होनी चाहिए और जो प्रिकॉशंस का हमको उपयोग करना है उन प्रिकॉशंस का सभी का उपयोग किया जाए। मांस जो इधर से उधर ले जाया जाएगा उसको ज़रूर ढका जाए और हम जिस प्रकार से पहले इस त्यौहार को मनाते हुए आए हैं उसी हर्षोल्लास से, उसी सौहार्द से हम इस त्यौहार को इस साल भी मनाएंगे। इसकी मैं सभी से आशा करता हूँ। पुलिस व्यवस्थापन सभी पर बहुत भारी संख्या में किया गया है। पूरे जनपद का पुलिस सभी एक्टिव रहेगा। सभी अधिकारियों को ड्यूटी लगाई गई है। इसमें 4 सुपर जोन, 12 जोन और 72 जो है इसमें मजिस्ट्रेट्स को तैनात किया गया है। 72 छोटे छोटे जोन्स में उसको डिवाइड किया गया है। तो सभी पुलिस वहाँ पर रहेगी। PAC भी है और अंत में ये त्यौहार अच्छे से मनाया जाए, इसी कामना के साथ मैं सभी को बहुत नमाज को लेकर क्या गाइड किया गया? कोई भी सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए, ये कम्युनिकेट सभी को कर दिया गया है। थानावार, चौकीवार, सर्कलवार और जनपद स्तर पर भी हमने पीस कमेटी की बैठक ली है, जिसमें हम जनपद अमरोहा निवासी सभी भद्रजन यहाँ पर उपस्थित हुए थे और सभी ने आश्वासन दिया था कि जिस प्रकार से पहले होती आई है उसी प्रकार से इसका पालन होगा। किसी भी प्रकार से किसी भी परिस्थिति में सड़क पर नमाज नहीं होगी। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। खबर चंदौली से है, जहां मुगलसराय में हुई 1.34 लाख की लूट का पुलिस ने खुलासा करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है, जिसमें शामिल 4 चोरों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस जांच में सामने आया कि जल्द अमीर बनने की चाहत में छात्रों ने ही वारदात को अंजाम दिया था, जबकि इस इनसाइडर के मुनीब के मूवमेंट की पूरी जानकारी देकर योजना को अंजाम तक पहुंचाने में मदद की। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 60,000 नगद, 2 बाइक, 4 मोबाइल फोन और लूटा गया बैग बरामद किया है। इस पूरे मामले का खुलासा 70 CCTV कैमरों की जांच के आधार पर हुआ, जिसके बाद मुगलसराय पुलिस, SOG सर्विलांस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने OP गार्डन के पास घेराबंदी कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आप सभी को अभी अवगत है कि 21/5 को एक घटना हुई थी एक सेल्समैन के साथ, जो 1,34,000 का जो इनका कलेक्शन था कंपनी का, वो लेके आ रहा था पड़ाव के रास्ते में, तो उसके साथ लूट हुई है। तो उसके बाद हम लोगों ने टीम बनाया तत्काल, जिसमें लगभग 70 CCTV कैमरा और 25 किलोमीटर का जो रूट है वो देखा गया है। और इसमें ये आइडेंटिफाई किया था कि 2 बाइक्स यूज़ करते हुए टोटल 5 अभियुक्तों ने इसके साथ लूट किया था। तो उसको जब सर्विलांस और ये CCTV के माध्यम से इसका सफल अनावरण हुआ है, जिसमें से कुल 4 अभियुक्त जो है पकड़ा गया है। चारों बनारस का ही रहने वाले हैं और 2 इसमें शेष है और इसमें टोटल 60,000 रुपीज़ नगद कैश बरामद हुआ है। घटना में इस्तेमाल करते हुए जो दोनों मोटरसाइकिल है वो भी इसमें रिकवर हुआ है और इनके साथ से वो 4 मोबाइल फ़ोन भी रिकवर हुआ है। और इनका जो रूट जो इस्तेमाल किया है वो शाहपुरी से लेकर के सिकटिया, फिर VIP गेट, फिर चकिया तिराहा, गोदना से होते हुए सिंधी ताली से हाईवे पकड़ते हुए वो वापस बनारस चला गया था। इसमें ये देखना है कि सब नए लड़के हैं और इनका कोई पूर्व में आपराधिक इतिहास जो अभी जो पकड़े गए उनके नहीं है। और ये 3 इसमें ग्रेजुएट्स हैं और एक ने जो है उसके पढ़ाई छोड़ दिया और घटना का कारण इनका कथन अनुसार इनका शौक था, तो इनके जो खर्चा है वो फुलफ़िल करने के लिए ये कर रहे थे। तो अभी सफल अनावरण भी हुआ है और जल्दी इसमें जो अन्य शेष कार्रवाई है उसमें किया जाएगा और इसमें टीम को इनाम भी दिया जाएगा। पैर में चोट के निशान भी थे, तो क्या
अभियुक्त से जब पूछताछ किया था ये पता चला कि घटना के बाद उसी दिन उसके साथ एक एक्सीडेंट हुआ, तो उसी के साथ वो हुआ। चंदौली से सी न्यूज़ संवाददाता सुमित की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।